दोस्तों आज इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर 5 हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असम्बलीज़ पर मुहित है। इसका जितना भी इसमें प्रोसीजर होगा, जितने भी सेक्शंस होंगे, वो कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड होगा। इलेक्शंस किसके भला? असम्बलीज़ के, प्रोविंशियल असम्बलीज़, नेशनल असम्बलीज़। और ये जो है सेक्शन 50 से सेक्शन 103 तक है। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 50 से ऑनवर्ड। सेक्शन 50 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इलेक्शन फॉर द असम्बलीज़, ठीक है जी, कमीशन जो है ना वो प्रिस्क्राइब मैनर्स में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया। ठीक है जी, वो कौन होंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स और कहाँ से उनका इंतखाब होगा? क्लास ए में वो बता रहे हैं कि अमंगस्ट इट्स ओन ऑफिसर्स। ठीक है जी, या तो वो इलेक्शन कमीशन के अपने ही लोग हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो कहाँ से लेगा? बाई इलेक्शन में क्या होगा जी? फ्रॉम लिस्ट ऑफ ऑफिसर प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद वो कह रहा है कि क्लास सी में कि सब ऑर्डिनेट जुडिशरी से भी लिए जा सकते हैं। और मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे इलेक्शंस में जो जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के या हमारी लोअर कोर्ट्स के, वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। सेक्शन 51 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, कमीशन शैल इन प्रिस्क्राइब मैनर्स अपॉइंट फ्रॉम अमंग इट्स ऑफिसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस अमंग autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government। ठीक है जी, फ्रॉम सब ऑर्डिनेट जुडिशरी इन कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस। ठीक है जी, चीफ जस्टिस कंसल्टेशन से उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। क्लास 2 में यही बता रहे हैं कि अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज रिटर्निंग ऑफिसर फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। एक शख्स सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, दो के लिए नहीं, तीन के लिए नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम आते हैं सेक्शन 52 की जानिब। डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट के रिटर्निंग ऑफिसर्स को कब जो है ना अपॉइंट किया जाएगा? कमीशन शैल मेक अपॉइंटमेंट्स मेक अंडर सेक्शन 50 एंड 51 एट लीस्ट 60 डेज प्रियर। इलेक्शन प्रोग्राम के स्टार्ट होने से 60 डेज बिफोर उनके अपॉइंटमेंट्स हो जानी है, उनकी बाद में ट्रेनिंग्स होनी है, उनको फिर प्रॉपर जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में ब्रीफ किया जाना है ताकि इलेक्शंस वाले दिन कोई भी इरेगुलरिटी ना हो। इसी तरह से हम सेक्शन 50 की तरफ आते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स, इन दोनों का यहाँ पर तरीकाकार बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स कौन होंगे, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर शैल इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर अपॉइंट फॉर ईच पोलिंग स्टेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है जी, सच नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर पोलिंग स्टेशन अमंग ऑफिसर्स। वही सेम प्रोसीजर है ऊपर वाला कि उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने असिस्टेंट्स को कैसे अपॉइंट करेंगे कि या तो वो जो है ना गवर्नमेंट से हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के अपने लोग हो सकते हैं, नीचे जैसे आ रहा है कि वो सेमी गवर्नमेंट या किसी भी सेमी गवर्नमेंट कंट्रोल इदारे से भी हो सकते हैं। क्लास 2 में वो यही बता रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट अपॉइंट अ पर्सन एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर हु हैज़ एट एनी टाइम बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कैंडिडेट। ये किसी भी शख्स को अपॉइंट नहीं कर सकते असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अगर वो किसी भी कैंडिडेट का एम्प्लॉय रहा है या खुद जो है ना वो कैंडिडेटशिप पर रहा है कभी, तो उस शख्स को कभी भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जा सकता सेक्शन 53 की क्लास 2 के तहत। ठीक है जी, इसी क्लास 3 है, उसमें भी सेम चीज़ है। रिटर्निंग ऑफिसर शेल एटलीस्ट 30 डेज बिफोर पोलिंग डे सबमिट टू द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द अप्रूवल ऑफ लिस्ट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स। यानी कि जितना भी अमला होगा उसकी 30 डेज बिफोर जो है ना फाइनल उसकी हो जानी है लिस्टिंग। और क्लास 4 है जिसमें बता रहा है कि नॉन अवेलेबिलिटी के सूरत में किसी भी स्टाफ मेंबर्स की, तो जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑलरेडी रिजर्व कोटे पर भी लोगों को अपॉइंट करेंगे और उनको इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल की जा सकती है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है जी, सेक्शन 54 है ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स के। इलेक्शन ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी? रिटर्निंग ऑफिसर शैल डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज मे बी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ पोल। ठीक है जी, क्लास 2 में वो क्या कह रहा है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इन परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय द कमीशन एंड कंट्रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एक्सरसाइज द पावर्स परफॉर्म फंक्शंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है जी, क्लास 3 में ये बता रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल कंडक्ट द पोल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है जी, वो इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत ही जो है ना पोल कंडक्ट कराएगा। क्लास 4 है जिसमें कह रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे इंट्रस्ट any of the functions to an assistant presiding officer and assistant presiding officer shall perform the functions so interest him। ठीक है जी, वो किसी को भी इंटरेस्ट करा सकता है उसके फंक्शंस के हवाले से। क्लास 5 है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर शेल अथोराइज वन ऑफ द असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर
to act in place of presiding officer in if the presiding officer is at any time during poll by reason of illness or other cause not present at the polling station। यानी अगर पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर के लिए या मुकम्मल कुछ टाइम के लिए वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है या रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वहाँ का इंचार्ज मुकर्रर कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है। क्लास 6 है जिसमें कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर मे अटेंड टाइम ड्यूरिंग द पोल फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड सस्पेंड एनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, कोई भी अगर वजूहत वो सामने आती हैं तो वो समझता है कि इसको काम नहीं करना चाहिए तो वो ड्यूरिंग द पोल उसको जो है ना सस्पेंड भी कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर। सेक्शन 55 है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के हवाले से है। एन इलेक्शन ऑफिशियल अपॉइंटेड और डिप्यूटेड टू परफॉर्म ड्यूटीज इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड डिसिप्लिन ऑफ द कमीशन। ठीक है जी, कि उसके जो डिसिप्लिन होगा वो डिसिप्लिनरी तौर पे अंडर होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। क्लास 2 है जिसमें कहा जा रहा है कि एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ कमीशन में इनिशिएट एंड पेनलाइज डिसिप्लिनरी एक्शन इम्पोज द पेनल्टीज अगेंस्ट द इलेक्शन ऑफिशियल्स। ठीक है जी, वो मिसकंडक्ट के हवाले से उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगा सकता है और उनके खिलाफ फ़ौरन से जाने के डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। क्लास 3 है कमीशन में एट एन टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सस्पेंडेड और विदड्रॉ एन इलेक्शन ऑफिशियल। ठीक है जी, अ पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे जी, आगे वो बता रहे हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स द कंडक्ट एंड फेयर एंड इम्पार्शियल पोल। ठीक है जी, कोई भी शख्स अगर ये हरकत करेगा तो उसकी वजह से भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। नीचे क्या आ रहा है, क्लॉज बी है इंटरफेयर्स और अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर्स व्हेन ही समवन कास्ट वोट। ठीक है, अगर कोई भी शख्स वोट कास्ट करे उसको इंटरप्ट कर रहे हो इंटरफेयर कर रहे हो तब भी आप पे ये क्लॉज इम्पोज हो जानी है। इन्फ्लुएंस और अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इन मैनर्स ऑफ पोलिंग स्टाफ, अगर आप कोई भी शख्स कोई भी पोलिंग स्टाफ जो है ना वो वोटर को इंटरप्ट कर रहा है तब भी उस पर क्लास लागू हो जाएगी। इसी तरह से डज एनी थिंग एक्ट कैलकुलेटेड इन टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। ठीक है जी, क्लास ई है डिसओबेज एंड एनी ऑर्डर अवॉइड टू कैरी आउट एनी इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द कमीशन। ठीक है, इसकी सब सेक्शन 4 आ रही है जिसमें कहता है कमीशन में अपॉइंट एन ऑफिसर टू एक्ट एज एन इंक्वायरी ऑफिसर और ऑथराइज्ड ऑफिसर टू इनिशिएट फाइनल प्रोसीडिंग्स अंडर द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स एप्लीकेबल टू द इलेक्शन ऑफिशियल्स कंसर्न अगेंस्ट होम द एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द कमीशन। ठीक है, तो सेक्शन 54 के तहत उसको सजा दी जाएगी इसी हवाले से। सब सेक्शन 5 है इंक्वायरी ऑफिशियल और ऑथराइज ऑफिसर शैल कंप्लीट द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स अंडर द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स एज एप्लीकेबल टू द इलेक्शन ऑफिशियल्स। ठीक है जी, एक्ट विद इन 30 डेज ऑफ द रेफरेंस टू हिम। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर रेफरेंस लगना है और कमीशन विद इन 7 डेज कंप्लीट द इंक्वायरी, 7 डेज के अंदर अंदर उसकी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह से सब सेक्शन इसकी 6 है द कमीशन में इम्पोज एनी पेनल्टी प्रोवाइडेड इन द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स एज एप्लीकेबल टू द कमीशन टू द इलेक्शन ऑफिशियल कंसर्न्ड एज पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी, पेनल्टीज़ का नीचे हम पढ़ेंगे वो भी आने वाला चैप्टर, तो वहाँ पर पता चलेगा किस ऑफिशियल के खिलाफ कितनी पेनल्टी लग सकती है और किस जो है ना उसके इलीगल एक्टिविटी पर क्या पेनल्टी होगी। सब सेक्शन 7 है एन इलेक्शन ऑफिशियल एग्रीव्ड टू बी फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ फाइनल ऑर्डर फाइल एन अपील इन द रेलिवेंट सर्विस ट्राइब्यूनल और अदर जुडिशियल फोरम। ठीक है जी, अगर कोई भी ऑफिशियल समझता है कि उसके खिलाफ एक गलत इंक्वायरी हुई है, उसके खिलाफ गलत कोई इल्ज़ाम लगा है जिस पे उसको कमीशन ने फैसला भी दे दिया है, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर फैसला आने के बाद वो सर्विस ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकता है और किसी भी दूसरे जुडिशियल फोरम के पास भी जा सकता है। सब सेक्शन इसकी 8 है वेयर द कमीशन सस्पेंड्स और विदड्रॉज एनी इलेक्शन ऑफिशियल इट में अपॉइंट एनी अदर इलेक्शन ऑफिशियल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल सस्पेंडेड और विदड्रॉन। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास सेक्शन 56 आ रही है ओथ बाय द इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड इलेक्शन ऑफिशियल शैल परफॉर्म एंड कमेंसमेंट ऑफ हिज इलेक्शन ड्यूटी मेक एन ओथ इन सच फॉर्म एंड मैनर्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड दैट ही शैल एक्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स ऑफ द कमीशन। ठीक है जी, वो इसके तहत अपनी जो है ड्यूटीज़ को सरंजाम देगा। सेक्शन 56 के तहत वो ओथ लेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, हमारे पास सेक्शन 57 है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम के वाले से यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट शेल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। ठीक है जी, प्रेसिडेंट अनाउंस करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ जो है ना कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसके साथ।
उसके बाद इसी क्लास 2 बता रही है सब सेक्शन 2 बता रही है विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ अंडर सब सेक्शन 1 the commission shall by notification official gazette and by publication on its website call upon the voters and notified assemblies constituencies to elect their representatives in accordance with an election program which shall stipulates क्लॉज ए बताती है लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस। ठीक है जी, नॉमिनेशंस पेपर्स जो होंगे उनकी सबमिशन की जो डेट होगी विच शैल बी द 6th day आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है जी, क्लास बी बता रही है द लास्ट डेट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ नेम्स एंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स विच शैल बी द डे फॉलोइंग द लास्ट डे ऑफ द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। है जिस दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी उससे अगला दिन जो होगा वो पब्लिकेशन के हवाले से होगा। इसी तरह से क्लास सी बता रही है लास्ट डेट फॉर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, नॉमिनेशन के लिए स्क्रूटनी का जो दिन होगा वो विच शैल बी द 8th day इमीडिएटली फॉलोइंग द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द नॉमिनेशंस। यानी कि जिस दिन नॉमिनेशंस हो जाएंगी लोगों के लोग नॉमिनेट हो जाएंगे टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, तो उनकी स्क्रूटनी जो होगी वो उससे 8वां दिन जो होगा वो उसका लास्ट डेट होगा स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस का। क्लॉज डी बता रही है लास्ट डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशंस। किसी भी शख्स की स्क्रूटनी के दौरान कोई भी अपील एक्सेप्ट होती है रिजेक्ट होती है तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है। एक्सेप्टेंस के खिलाफ अपील कौन करेगा, आपको मुखालिफ करेगा। रिजेक्शन के खिलाफ अपील कौन करेगा, वो आप खुद करेंगे अगर आप उसे कैंडिडेट होंगे। ठीक है जी, वो क्या है जी विच शैल बी द 4th day फॉलोइंग द लास्ट डे ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस। ठीक है, इसी तरह से आगे हम चलते हैं तो हमारे पास क्लॉज ई आ रही है जिसमें बताया जाता है लास्ट डेट फॉर डिसीजन ऑफ अपील्स। अपील्स के लिए जो लास्ट डेट होगा डे होगा वो 7th day फॉलोइंग डे द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग द अपील्स। ठीक है जी, जो जिस दिन आप अपील फाइल्स करेंगे उसका जो 7th day होगा वो उसका लास्ट डे होगा डिसीजन का अपील्स की। तो लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की जो रिवाइज लिस्ट होगी उसकी जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी फॉलोइंग डे होगा द लास्ट डे ऑफ द डिसीजन ऑफ अपील्स। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो क्लास जी है उसमें बता रहे हैं लास्ट डेट फॉर द विदड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर। कोई भी शख्स वो जो है अपनी कैंडिडेटरशिप से विदड्रॉल करे तो उसके लिए लास्ट डेट क्या होगी विच शैल बी द डे ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट। ठीक है जी, रिवाइज लिस्ट का जो पब्लिकेशन का लास्ट डे होगा उससे पहले पहले वो अपनी कैंडिडेटशिप वापस ले सकते हैं। इन केस अगर वो हॉलीडे है तो उसका जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग डे होगा वो जो है काउंट किया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो क्लॉज एच आ रही है यहाँ पर वो बता रहा है कि जी द डेट फॉर एलोकेशन ऑफ सैम्बल्स, कि किस शख्स को कौन सा सैम्बल देना है वो जो है कौन सी डेट होगी विच शैल बी द फॉलोइंग डे लास्ट डे ऑफ विदड्रॉल ऑफ कैंडिडेटशिप। जिस दिन कोई शख्स अपना कैंडिडेटशिप विदड्रॉल करेगा उसका जो नेक्स्ट डे होगा वो उस जो है सैम्बल्स ऑफ एलोकेशन के हवाले से होगा। इसी तरह से क्लॉज आई है द डेट और डेट्स ऑन विच पोल शेल इफ़ नेसेसरी बी टेकन। ठीक है जी, विच क्या है जी और द फर्स्ट डे ऑफ विच शैल बी द डेट नॉट अर्लियर देन द 28th day आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड जो है लिस्ट के हवाले से होगा। इसके साथ हमारे पास क्लॉज सब सेक्शन 3 आ रहा है रिटर्निंग ऑफिसर शैल विद इन 3 days आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 2 गिव पब्लिक नोटिस of the date specified by the commission in respect of the constituency and constituencies of which he is returning officer। ठीक है जी, ये सारा कुछ यहाँ पर हमें सेक्शन 56 में बताया जा रहा है। तो 57 सॉरी 58 में हम डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम के इलेक्शन प्रोग्राम में जो भी चेंजेस होंगी वो कैसी होंगी किस हिसाब से होंगी, तो यहाँ पर वही बता रही हैं। क्या बता रहे हैं नॉट विथ सेंडिंग कंटेन इन सेक्शन 57 द कमीशन मे एट एन टाइम आफ्टर द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 1 of that section make such alteration in election program announce that elections for the different stages of election may issue a fresh election program। यानी कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई भी यानी कि एक मेल प्रैक्टिस पकड़ी जाती है तो उस वजह से इलेक्शन प्रोग्राम में अल्टरेशंस की जा सकती हैं उसकी डेट की वजह से। प्रोवाइडेड दैट इलेक्शन शैल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट अल्टरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। ठीक है जी, सब सेक्शन 2 बता रही है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ if a candidate has already submitted his nomination paper before the notification under subsection 1 he shall not be required to submit again। यानी कि अगर किसी शख्स ने पहले अपने इलेक्शन जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करा दिए हैं तो वो इलेक्शन प्रोग्राम के अल्ट्रेशन की वजह से दोबारा उसको जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, उसके वही कंसीडर किए जाएंगे। सेक्शन 59 है पोलिंग स्टेशन के हवाले से विद इन 1 week आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर द कमीशन शैल प्रोवाइड
इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अ लिस्ट ऑफ प्रपोज पोलिंग स्टेशन, ठीक है जी। वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के पोलिंग स्टेशन के हवाले से लिस्ट भी प्रोवाइड कर देगा और वो लिस्ट क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। सब सेक्शन 2 है जिसमें वो कह रहा है कि जी जो पोलिंग स्टेशंस हैं, प्रिजाइडिंग पोलिंग स्टेशंस जो होंगे उसमें जो इलेक्टोरल रोल्स के हैं तैयार किए जाएंगे। किसी भी शख्स का 1 किलोमीटर से बाहर उसका जो है ना पोलिंग स्टेशन नहीं किया जाएगा। हर शख्स को जो पोलिंग स्टेशन जाइन होगा वो विद इन 1 किलोमीटर होगा। सब सेक्शन इसकी 3 है जिसमें बता रहा है कि एज फार एज प्रैक्टिसेबल नॉट मोर देन 1200 वोटर्स शैल नॉट बी असाइन टू अ पोलिंग स्टेशन। एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 वोटर्स जो हैं उनको ही वहाँ पर असाइन किया जाएगा। इसी तरह से आगे वो बता रहा है नॉट मोर देन 300 वोटर्स शैल नॉट बी असाइन टू अ पोलिंग बूथ। एक पोलिंग बूथ पर जो है ना 300 से ज़्यादा जो है ना असाइन नहीं किए जाएंगे। एनी रीज़न डेविएशन शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कोई भी अगर इस वजह से उनकी तादाद बढ़ती है तो वो राइटिंग में आप ज़रूर लिखेंगे। सब सेक्शन 4 आ रही है इसकी, विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशन द रिटर्निंग ऑफिसर शैल। रिटर्निंग ऑफिसर की यहाँ पर जिम्मेदारी इम्पोज हो रही है, वो क्या है, शैल पर्सनली वेरीफाई द प्रपोज पोलिंग स्टेशन। प्रपोज पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई करेगा आया कि वो फिजिबल भी हैं कि नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा वैसा इशू तो नहीं है, उनकी फिजिबिलिटी जाकर देखेगा। मे एडेड और अल्टर द लिस्ट ऑफ द डीम नेसेसरी। अगर कोई भी चेंज करने की जरूरत है तो वो उन्हें बताएगा। क्लास सी में वो बता रहा है कि शैल पब्लिश आउटसाइड ऑफ हिज ऑफिस प्रीलिमिनरी लिस्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशन। वो पोलिंग स्टेशन की जो लिस्ट है वो अपने ऑफिस के बाहर किसी भी सस्पिशियस जगह पर लगाएगा जहाँ से लोग पढ़ सकें, विद इन द 21 डेज ऑफ द पब्लिकेशन, ठीक है जी। सब सेक्शन 4 है, आ वोटर में फाइल एन ऑब्जेक्शन और सजेशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड इन कनेक्शन विद द पोलिंग स्टेशन। वो पोलिंग स्टेशन के हवाले से अपनी सजेशन जो है वो भी सबमिट करा सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 6 है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर में आफ्टर हेयरिंग द ऑब्जेक्शंस एंड कंसीडरिंग द सजेशंस एट if any field with making the with such summary inquiry he may deem necessary make alteration in the list of the polling stations। ठीक है जी, जब वो उसको कोई भी सजेशन आएगी या ऑब्जेक्शन आएगा तो वो उसके खिलाफ फैसला देते हुए अल्टरेशंस कर सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन ये अथॉरिटी कितने दिन पहले होनी चाहिए, 30 डेज बिफोर द पोलिंग डे, ठीक है जी। सब सेक्शन इसकी 7 आ रही है, वो कह रहा है कमीशन शेल एट द डेट और टाइम इंक्वायर एक्शन मेंशन इन दिस। ये टेम्प्रेरी है। सेक्शन 8 जो है इसमें वो बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट सेव इन वेरी एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस फॉर द रीजन ऑफ टू बी रिकॉर्डेड विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। कमीशन के अप्रूवल के बगैर वो चेंजेस नहीं कर सकता है, कमीशन को बताना ज़रूरी है। इसी तरह से वो बता रहा है सेक्शन 9 में कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कॉन्स्टिट्यूंसी को इस्टेब्लिश कर सकता है, पोलिंग स्टेशन के हवाले से फाइनल लिस्ट पब्लिश कर सकता है अंडर सेक्शन 6। सब सेक्शन 10 आ रही है जिसमें वो बता रहा है कि जी पोलिंग स्टेशन शैल बी सिचुएटेड इन अ गवर्नमेंट बिल्डिंग। कहाँ कहाँ हो सकता है पोलिंग स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो सकता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग अगर अवेलेबल नहीं है तो वो किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में, प्राइवेट स्कूल में, इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द कंसर्न एजुकेशन अथॉरिटीज़, वहाँ पर वो करा सकता है, या फिर किसी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर जो कि किसी कैंडिडेट की ओनरशिप में ना हो। नीचे वो यही बात कर रहा है सेक्शन 11 में, a polling station shall not be located in any premises which belongs to or is under the direct or indirect control of the candidate, ठीक है जी। इसी तरह से सब सेक्शन 12 है जिसमें वो कह रहा है while finalizing the list of the polling stations of the constituency if the direct returning officer declares a polling station as highly sensitive। किसी भी पोलिंग स्टेशन को अगर हाईली सेंसिटिव करार दिया जाएगा तो वहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट एक्शंस या मयरमेंट जो मयर्स होंगे वो ज़रूर लेने होंगे। वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बताना होगा, कैमराज की सर्विलेंस वहाँ पर करनी होगी ताकि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनकाद हो सके। हमारे पास सेक्शन 60 है, नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शंस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी वोटर जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना जो प्रपोजर है प्रपोज कर सकता है, स्कॉन्ड कर सकता है किसी एक पर्सन को या किसी 2 पर्सन को इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट नो वोटर शेल सब्सक्राइब मोर देन 1 नॉमिनेशन पेपर्स एज ए प्रपोजर और स्कॉन्डर, ठीक है। एक ही पर्सन एक जो है अपना प्रपोजर या स्कॉन्डर के हवाले से अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करा सकता है। सब सेक्शन 2 है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि एवरी नॉमिनेशन पेपर शैल मेड बाय सेपरेट नॉमिनेशन पेपर ऑन फार्म ए। जो फार्म ए होता है ये आप याद रखिएगा नॉमिनेशन के हवाले से है। इसमें नॉमिनेशन नॉमिनी जो है अपना पूरा डाटा फिल करता है, तो उसके हवाले से यहाँ पर लिखा गया है उसमें सोलिमन अफर्मेशन होनी चाहिए साइंड बाय द कैंडिडेट एंड बी अकम्पेन्ड बाय। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है पढ़िएगा। क्लॉज ए है, इसमें बताया डेक्लेरेशन दैट ही हैज़ कंटेस्टेड कंसेंटेड
टू द नॉमिनेशन एंड दैट ही फुलफिल द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 62 जो है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करता है और वो जो है आर्टिकल 63 के ज़ुमरे में नहीं आता एज ए मेंबर। क्लास बी बताया जाए डिक्लेयर करना चाहिए उसको दैट ही हैज़ टू ओपन एज एन एक्सक्लूसिव अकाउंट विद द शेड्यूल बैंक फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि वो जो है इलेक्शन एक्सपेंसेस के हवाले से अपना अकाउंट जो है वो भी वहाँ पर पुट करेगा कि मेरे इलेक्शन एक्सपेंसेस जो है इस अकाउंट से होने हैं, ताकि उसकी जो है एक्सपेंसेस को वहाँ से ट्रेस भी किया जा सके। इसी तरह से क्लास सी है एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसकी वहाँ पर होनी चाहिए। क्लास डी है जिसके हवाले से स्टेटमेंट ऑफ हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उसकी होनी चाहिए, जो फॉर्म बी में अपनी जो है वो डिक्लेयर करते हैं। फॉर्म बी नॉमिनेशन के साथ अटैच होता है जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दी जा रही होती हैं एक कैंडिडेट की तरफ से। इसी तरह से सब सेक्शन 3 है जिसमें कहते हैं एवरी नॉमिनेशन पेपर शैल बी डिलीवर्ड टू द रिटर्निंग ऑफिसर बाय द कैंडिडेट और हिज प्रपोजल स्कॉन्डर इफ सो अथॉराइज्ड इन राइटिंग बाय द कैंडिडेट बाय हिज नॉमिनी। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन नीचे आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अथॉराइजेशन इन फेवर ऑफ एडवोकेट शैल बी अटेस्टेड, अगर कोई भी एडवोकेट किसी भी कैंडिडेट की जो है ना नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहा है तो उसकी अथॉराइजेशन होनी चाहिए। किसके तहत किसके पास से नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज ऑर्डिनेंस 1961। याद रखिए जब नोटरीज़ का जो ऑर्डिनेंस है 1961 है जिसके तहत जो नॉमिनेशन पेपर जो है अटेस्ट होता है, या फिर ऑथ कमिश्नर जो है वो उसको अटेस्ट करे। ओथ एक्ट 1873 ये भी ज़रूर याद कीजिएगा, आ सकता है। ठीक है जी। या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, बेसिक पे स्केल जिसका 17 हो। सब सेक्शन 14 है जिसमें कहा जाए पर्सन मे बी नॉमिनेटेड इन इज कॉन्स्टिट्यूंसी बाय नॉट मोर देन 5 नॉमिनेशन पेपर्स। ठीक है जी, नॉट मोर देन 5 नॉमिनेशन पेपर्स के तहत हो सकता है। सब सेक्शन 5 है जिसमें कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर शैल असाइन अ सीरियल नंबर टू एवरी नॉमिनेशन पेपर, हर नॉमिनेशन पेपर को सीरियल नंबर दिया जाएगा। सब सेक्शन 6 में ये कहा जा रहा है कि जी रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नॉमिनेशन पेपर को कॉन्स्पिशियस प्लेस पर चिपका करेगा सीरियल नंबर के तहत कि जी मुझे फ़लाँ फ़लाँ नॉमिनेशन पेपर मौसूल हुआ है ये इसकी चीज़ें, ताकि हर शख्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट के तहत उसको पढ़ सके। सब सेक्शन 7 है जिसमें कहा जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर शैल क्या करना है, उसने कौन सी जिम्मेदारी उस पर इम्पोज होती है। मेक द नॉमिनेशन पेपर अलॉन्ग विद द एनेक्सल्स ओपन टू द इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक प्लेस, पब्लिक। ठीक है जी, वो पब्लिक के लिए उसके तमाम एनेक्सल्स को ओपन कर सकता है, हर शख्स की कॉपीज़ भी ले सकता है। कैसे ले सकता है, एक फ़ी है प्रिस्क्राइब, वो फ़ी जमा कराने के बाद वो नॉमिनेशन पेपर की कॉपी ले सकता है, उसको पढ़ सकता है कि जिस कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसमें कोई उसने मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं लिखी हुई, कोई उसने अपनी इलीगल चीज़ें तो नहीं लिखी उसमें, कोई उसने यानी कि छुपाया तो नहीं है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में, ताकि उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। सेक्शन 61 है डिपॉजिट्स के हवाले से है। सब सेक्शन सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 2 रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट नॉमिनेशन पेपर अनलेस a sum of 30,000 रुपीज़ फॉर द इलेक्शन सीट इन द नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली की जो नॉमिनेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं उसकी जो फीस है वो 30,000 होगी, और 20,000 फॉर द इलेक्शन टू द सीट ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ वो डिपॉजिट करानी है आपको। कैश या तो आप कैश जमा कराएं रिटर्निंग ऑफिसर को, या जो है ना आप बैंक ड्राफ्ट लेकर जाएँ इन फेवर ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है जी। क्लॉज 3 है इन अ कैश इज अ स्पेसिफाइड अकाउंट with a branch of National Bank of Pakistan receipt of which should be produced before the returning officer। ठीक है जी। not more than one deposit under subsection 1 shall be required in case of person who has been nominated as a candidate by more than one nomination paper। ठीक है जी। subsection 3 इसकी एरिया subject of subsection 4 and 5 after termination or conclusion of election candidate may obtain return of the deposit under subsection 1। ठीक है जी। सब सेक्शन 4 इसका कह रहा है कैंडिडेट नॉट बीइंग द रिटर्न कैंडिडेट ऑब्टेन लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल वोट्स इन द पोल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसको जो है ना वो उसकी फ़ीस वो वापस नहीं ले सकता। ठीक है जी। सब सेक्शन 5 है इसी तरह से, इसमें कहा जा रहा है डिपॉजिट मेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बिकम नॉन रिफंडेबल इफ़ एप्लीकेबल इफ़ एप्लीकेशन ऑफ इट्स रिटर्न इज़ नॉट सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स। ठीक है जी। 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आप अपने रिफ़ंड कराना चाहते हैं उसको तो करा सकते हैं, उसके बाद आप रिफ़ंड नहीं करा सकते। सेक्शन 62 है जिसमें स्क्रूटनी के हवाले से बताया जा रहा है एनी वोटर आर कॉन्स्टिट्यूंसी मे फाइल ऑब्जेक्शंस टू द कैंडिडेचर कैंडिडेट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ बीन नॉमिनेटेड। कोई भी शख्स अपना नॉमिनेशन पेपर जमा कराता है तो उसका जो अपोनेंट है वो उसकी कैंडिडेटशिप को चैलेंज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ उस डॉक्यूमेंट्स में, अगर उसके डॉक्यूमेंट में कोई भी यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट गलत दिया गया है तो आप उसकी चैलेंज कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 है उसमें भी यही बात की जा रही है कैंडिडेट देयर इलेक्शन एजेंट्स प्रपोजल्स कॉन्डक्ट्स, कोई भी जो है ना वो ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट उसको चैलेंज कर सकता है। इसी तरह सब सेक्शन 3 है उसमें क्या कहा जा रहा है, अ वोटर हु हैज़ फाइल्ड एन ऑब्जेक्शन और कैंडिडेट
ऑफ द कैंडिडेट शैल ओनली अटेंड द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर, यानी कि जो शख्स चैलेंज कर रहा है वही शख्स जो है ना स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स को चैलेंज कर सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 4 है रिटर्निंग ऑफिसर शैल इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अटेंडिंग द स्क्रूटनी एग्जामाइन द नॉमिनेशन पेपर्स एंड डिसाइड एनी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एनी पर्सन टू एनी कैंडिडेट। ठीक है जी। सब सेक्शन 5 है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर में for the purpose of the scrutiny require any authority organization including financial institution to produce any document, यानी कि उसको बाउंड किया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स दे रिलेटिंग टू हिज नॉमिनेशन पेपर। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 6 है इसमें रिटर्निंग ऑफिसर शेल नॉट इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ द ऑफ एनी एंट्री इन द इलेक्टोरल रोल। ठीक है जी। इलेक्टोरल रोल में जो है ना कोई भी शख्स चैलेंज नहीं कर सकता इलेक्टोरल रोल्स को, इस हवाले से। उसके बाद है जी सब सेक्शन 7 है द रिटर्निंग ऑफिसर वाइल scrutinize nomination papers of a candidate shall not ask any question which has no nexus with the information supplied in the nomination paper, यानी कि जो नॉमिनेशन पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है रिटर्निंग ऑफिसर उससे रिलेटेड ही आपसे सवाल कर सकता है, उससे हटकर सवाल नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन राइज या ऑब्जेक्ट नहीं राइज किया जा सकता बाय अ पर्सन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अंडर दिस सेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब सेक्शन इसका 8 डिक्लेरेशन सबमिटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 60 शैल ओनली बी क्वेश्चन आफ्टर रिटर्निंग ऑफिसर टेंजिबल मटेरियल, कोई भी उसके सामने अवेलेबल होता है ऑन रिकॉर्ड आता है तो वो उससे क्वेश्चन कर। सब सेक्शन 9 है इसका subject to section returning officer may on either of his own motion upon objection conduct summary inquiry any may reject a nomination paper if he satisfied that क्या ये है कि जी candidate not qualified to be elected member proposer seconder is not qualified to subscribe nomination paper any provision 60 and 61 shall not be complied with the candidate। ठीक है जी। डी है इसमें signature of a proposer or seconder is not genuine provided that द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर शैल नॉट इनवैलिडेट द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द ग्राउंड डिफेक्ट विच इज़ नॉट सस्टेनेबल नेचर, कोई सब्सटेंशियल नेचर का नहीं होगा तो उसकी कैंडिडेटशिप भी कैंसिल नहीं होगी। इसी तरह से सब सेक्शन इसकी 10 नॉट कंटेन सब सेक्शन 9 वेयर अ कैंडिडेट डिपॉजिट्स अमाउंट ऑफ लोन टैक्स। ठीक है जी। गवर्नमेंट ड्यूज़ एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। ठीक है। वो कोई भी चीज़ इनमें से छुपा रहा है या उसमें जो है ना अपनी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं कर रहा तो उस बेस पर उसका कैंडिडेटशिप कैंसिल हो सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर शैल इंडोर्स ऑन ईच नॉमिनेशन पेपर हिज डिसीजन एक्सेप्टेंस और रिजेक्टिंग इट शैल इन केस ऑफ रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड इन ब्रीफ रीजंस। ठीक है जी। वो किसी का एक्सेप्ट कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है नॉमिनेशन पेपर उसको रिकॉर्ड करेगा ब्रीफली। सब सेक्शन सेक्शन 63 हमारे पास अपील अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑर्डर। सिक्योरिटी ऑर्डर के अगेंस्ट जो है ना कैंडिडेट या ऑब्जेक्टर जो है ना वो अपील कर सकता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम। किसको करेगा वो हाई कोर्ट के जज को कर सकता है, कमीशन को कर सकता है, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ अपील्स नेसेसिएट द कमीशन अपॉइंट्स पर्सनस ट्राइब्यूनल हु हैज़ बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है जी। इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद सब सेक्शन 2 आती है ट्राइब्यूनल जो है वो भी ट्राइब्यूनल में डेफिनेटली वही जजेस होंगे हाई कोर्ट्स के। नीचे है उसका अपीलेंट ट्राइब्यूनल। ठीक है जी। वो कौन होगा इज़ नॉट एबल टू डिसाइड द अपील विद इन फिक्स टाइम द कमीशन अंडर सब सेक्शन 2 अपील शैल अबेट द डिसीजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन इसकी 4 है उसमें भी यही बात की जा रही है कि जो भी यानी कि किसी शख्स की क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन उनको विलफुली कंसील अगर कोई कर रहा है चीज़ों को तो उसको भी डिसक्वालीफाई किया जाएगा और उसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी। हमारे पास सेक्शन 64 है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जब कैंडिडेट्स के स्क्रूटनी हो जाएगी नॉमिनेशन पेपर्स की और वो एक्सेप्ट हो जाएंगे तो उनकी पब्लिकेशन होगी। कैसे होगी जो है वो सब सेक्शन 2 में लिखा गया है अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर इन एक्सेप्टेड अपील ट्राइब्यूनल द रिटर्निंग ऑफिसर शैल रिवाइज द लिस्ट ऑफ द वैलिडेटेड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। ठीक है जी। और उसके बाद वो बता रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर शैल ऑन सेकंड डे ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लास्ट डे ऑफ डिसीजन ऑफ द अपील्स prepare and display in the prescribed manner revised list of the validated nominated candidates। 65 है सेक्शन। इसमें क्या है विड्रॉल कि कोई भी शख्स अपना नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉल कर सकता है। ठीक है। खुद कर सकता है जाकर अपने अथॉराइज्ड एडवोकेट के थ्रू करा सकता है अपने कैंडिडेटशिप। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी गई है अथॉराइजेशन इन फेवर ऑफ एडवोकेट शैल बी अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक, वही आ गया 1961। और जो है ओथ कमिश्नर से करा सकता है अंडर ओथ एक्ट 1873। सब सेक्शन 2 है नोटिस ऑफ विड्रॉल। सब सेक्शन 1 शैल नो इन सर्कमस्टांसेस टू बी ओपन टू रिकॉल कैंसिलेशन। ठीक है जी। सब सेक्शन इसका 3 है
receiving a notice withdrawal under subsection 1, the returning officer shall, if he satisfied that the signature of on the notice is that of the candidate, cause copy of notice to be affixed conspicuous place in his office, ठीक है, ताकि उसको सब लोग देख सकें। सेक्शन 66 है जिसमें बताया जा रहा है कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, ठीक है जी, कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी पार्टी एफिलिएशन का कि वो किस पार्टी का कैंडिडेट है कि नहीं है। इसी तरह से सेक्शन 67 है कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सैम्बल्स, ठीक है जी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जी कोई भी कैंडिडेट है उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने की और सैम्बल्स अलॉटमेंट की जो है ना वो प्रिस्क्राइब मैनर्स में होगा, कैसे होगा। कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है तो उसको उसकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से ही जो है सैम्बल दिया जाएगा, जो कि चैप्टर 12 में डिस्क्राइब किया गया प्रॉपरली। उसके बाद बताते हैं कैंडिडेट नॉट नॉमिनेटेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी हेयर आफ्टर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है जी, और उसको उसकी मर्ज़ी का जो वो चूज़ करेगा वो उसको जो है सिंबल दिया जाएगा। लेकिन वो बता रहे हैं कि वेयर अ सिंबल हैज़ बीन चूजन बाय ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट द सिंबल शैल बी अलॉटेड टू दैट कैंडिडेट्स। अगर कोई एक सिंबल जो है किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा रहा है तो जितने भी अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रायोरिटी पर जो है ना वही सिंबल दिया जाएगा। लेकिन अगर आगे एक और बात बताई जा रही है कि अगर कोई भी शख्स पिछले प्रीवियस इलेक्शंस में उसको जो रिसेंट टाइम्स का सैम्बल दिया जाएगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि उसको वही सिंबल दोबारा से अलॉट किया जाए, इवन कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों ना हो। इस तरह से क्लॉज सी है, इसमें कहा जा रहा है कि जी एक सैम्बल नॉट मोर देन वन पर्सन अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। नो सैम्बल शैल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड सैम्बल्स, ठीक है जी, जो सैम्बल्स दिए गए हैं उनसे हटकर भी सैम्बल किसी को अलॉट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर इलेक्शन इज कंटेस्टेड डिफरेंट सिंबल्स शैल बी अलॉटेड टू ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ठीक है जी। सेक्शन 68 है लिस्ट ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के हवाले से है, रिटर्निंग ऑफिसर अलॉटमेंट सिंबल्स ऑफ कंटेस्टेड कैंडिडेट्स अंडर सेक्शन 67 शैल पब्लिश द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अरेंज्ड इन उर्दू अल्फ़ाबेट ऑर्डर स्पेसिफाइंग अगेंस्ट ईच ऑफ द सिंबल अलॉटेड टू हिम, ठीक है जी। गिव पब्लिक नोटिस, वो पब्लिक नोटिस देगा किस कब देगा वो कुछ घंटे एक दिन पहले या चंद घंटे पहले पोलिंग स्टेशन पोल शुरू होने से, ठीक है जी। सब सेक्शन 2 है जिसमें वो कह रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर शेल सप्लाई द कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स टू ईच कैंडिडेट एंड शेल एग्जिबिट द लिस्ट एट अ प्रोमिनेंट प्लेस, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 69 है वन डे पोल, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है वो एक दिन में होना चाहिए, वन डे जो है ना इलेक्शन की डेट होनी चाहिए एक ही दिन में, यानी कि तमाम वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं सब सेक्शन 2 में नेचुरल क्लाइमेटी, कोई भी नेचुरल इंसिडेंट हो जाता है, नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है तो उस वजह से आप कोई और दिन भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रख सकते हैं इलेक्शंस के लिए। उसके बाद सेक्शन 60 है हॉर्स ऑफ द पोल, ये क्या होंगे, कमीशन शेल फिक्स द हॉर्स ऑफ द पोल शेल नॉट देन 8, ठीक है जी। 8 घंटों से कम जो है ना पोलिंग टाइम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, सेक्शन 70 के तहत ये बताई जा रही है चीज़ यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास प्रोवाइडेड दैट है पोलिंग हार्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ये क्या है जी, और किसकी रेजिडेंट पावर है, ये रेजिडेंट पावर है वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफिसर की, लेकिन वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा रिटर्निंग ऑफिसर विद द कमीशन, ठीक है जी। सेक्शन 71 है प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स, बैलेट पेपर्स जो हैं वो कौन प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। बैलेट पेपर्स जो है बेस्ड ऑन फार्मूला दैट नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स, वो जो किसी पोलिंग स्टेशन या कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स की तादाद के हवाले से वहाँ पर जो है बैलेट पेपर्स जो है पब्लिश किए जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद जो रखी जाएगी मैक्सिमम नॉट नेक्स्ट 100 जो है ना वो के हिसाब से रखी जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन है राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट 100, एक्सप्लेनेशन राउंड ऑफ नेक्स्ट 100 क्या है, मीन्स दैट इफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वोटर्स इन द पोलिंग स्टेशन इज 1201 to 1299 the requirement of ballot papers for that polling station would be 1300, यानी कि अगर 1201 या 1299 कहीं पर वोटर्स हैं तो वहाँ पर 1299 बैलेट पेपर पब्लिश नहीं होंगे, 1300 होंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है याद रखनी है आपके लिए। सब सेक्शन 2 है जिसमें कमीशन शेल इंश्योर दैट टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेट पेपर्स फॉर द जनरल इलेक्शंस आर प्रिंटेड बाय द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, या किसी ऐसे इदारे से जो कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, अदरवाइज़ आपने किसी पब्लिक प्रेस से बैलेट पेपर्स को पब्लिश नहीं कराना और ये संगीन जुर्म है। उसके बाद सब सेक्शन 4 आ रहा है इसमें कमीशन शेल यूज़ स्पेशल वाटर मार्क पेपर फॉर प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स, ठीक है जी।
सब सेक्शन सेक्शन 72 है जिसमें कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ फ्रॉम इलेक्शन, अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट may retire from the election by notice in writing signed by him delivered to the returning officer on day not later than 4 days before the polling। ठीक है, 4 दिन पहले वो पोलिंग से इन राइटिंग लिख कर दे सकता है, खुद या अपने एडवोकेट के थ्रू। एक्सप्लेनेशन नीचे दी जा रही है, वही नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड हो या फिर ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड हो या 17 स्केल का कोई ऑफिसर। सब सेक्शन 2 आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कंटेस्टिंग कैंडिडेट रिटायर्स फ्रॉम द इलेक्शन अंडर सब सेक्शन 1 नॉट अलाउड टू सब्सिक्वेंटली कैंसिल द रिटायरमेंट। ठीक है जी। सब सेक्शन 3 है जिसमें क्या है ऑन रिसीविंग रिटायरमेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी जो नोटिस होगा उसको फिक्स कर देगा एट ए पब्लिक प्लेस। इसी तरह से यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है कि अ पर्सन इन रिस्पेक्ट टू होम नोटिस रिटायरमेंट हैज़ बीन पब्लिश अंडर सेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू हैव विदड्रॉन हिज कैंडिडेचर अंडर सेक्शन 65। उसके बाद है सेक्शन 73 डेथ ऑफ अ कैंडिडेट आफ्टर नॉमिनेशन। अगर कोई भी शख्स किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से डेथ हो जाती है उसकी, तो वहाँ पर क्या होगा, जो कमेंसमेंट होगी वो ये होगी कि वहाँ पर इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाएगा। और क्या होगा, इलेक्शन के लिए फ्रेश डेट्स जो दी जाएंगी दोबारा से री इलेक्शन के लिए। सब सेक्शन सेक्शन 74 है पोस्टपोनमेंट ड्यूरिंग अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस के कोई भी जो है इलेक्शन है वो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर पोस्टपोन किया जा रहा है तो क्या है जी, व्हेन द प्रोसीजर आर पोस्टपोन बाय द रिटर्निंग ऑफिसर ही शैल इन्फॉर्म द कमीशन, वो कमीशन को इन्फॉर्म करेगा अपने इस सेक्शन के हवाले से और अपने गज़ट में भी इसको ऑफिशियली नोटिफाई करेगा एंड देन अफिक्स करेगा पोस्टपोनमेंट को किसी भी पब्लिक प्लेस पर, ताकि उसके लिए फ्रेश जो है फिर वो ऐलान करेगा इलेक्शन के हवाले से। सेक्शन 75 है अनकंटेस्टेड के इलेक्शन। अनकंटेस्टेड इलेक्शन क्या होगा कि स्क्रूटनी नॉमिनेशन पेपर्स रिमेन ओनली वन वैलिडेट नॉमिनेटेड कैंडिडेट वेयर आफ्टर द विड्रॉल। कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही शख्स बचता है जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, तो उसको अनकंटेस्टेडली जो है इलेक्शन में विनर करार दिया जाएगा। उसके प्रोवाइडेड दैट है, वही बात आ रही है कि अगर कोई भी शख्स जो है ना नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाता किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट, तो वो सोलेमनली जो है ना वहाँ पर जो है इलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 76 आ रही है इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एजेंट कौन हो सकता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन एजेंट में अपॉइंट अ वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन in the constituency as election agent shall send the returning officer the notice in writing appointment contesting फादर नेम उसका एड्रेस, उस एजेंट का नाम वगैरह वो रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। उसके बाद सब सेक्शन 2 अपॉइंटमेंट ऑफ एन इलेक्शन एजेंट कैसी होगी, एट एनी टाइम बी रिवोक्ड इन राइटिंग बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट किसी भी अपने इलेक्शन एजेंट को हटा सकता है किसी भी टाइम इन राइटिंग में लिख कर देगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को। अगेन आगे आ रहा है कैंडिडेट हैज़ नॉट अपॉइंटेड एन इलेक्शन एजेंट द कैंडिडेट शैल बी डीम टू बी ऑन एंड ऑन इलेक्शन एजेंट। ठीक है, वो खुद भी अपने इलेक्शन एजेंट के तौर पे वहाँ पे खड़ा हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 77 है पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट उसको कौन वो किसको रख सकता है, द कंटेस्टिंग कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ड्यूरिंग पोलिंग पोल अपॉइंट फॉर सच पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट्स में भी प्रिस्क्राइब शैल गिव नोटिस इन राइटिंग। ठीक है जी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नोटिस देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द पोलिंग एजेंट अंडर सब सेक्शन 1 में एट एनी टाइम भी रिवोक्ड। वो सेम वही बात आ गई दोबारा से कि किसी भी वक्त जो है आप अपने पोलिंग एजेंट को रिवोक कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप जा सकते हैं। कोई भी शख्स है पोलिंग एजेंट अगर फोर्थ हो गया है या वो किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और शख्स को। सेक्शन 77 पोलिंग एजेंट का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जी पोलिंग एजेंट कौन होगा, कि द कंटेस्टिंग कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट में बिफोर द कमेंसमेंट और ड्यूरिंग द पोल अपॉइंट ऑफ फॉर ईच पोलिंग स्टेशन एज मैनी पोलिंग एजेंट्स। ठीक है जी। मे प्रिस्क्राइब शैल गिवन नोटिस इन राइटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सब सेक्शन 2 है जिसमें कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट अंडर सब सेक्शन 1 एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट किसी भी टाइम उनको रिवोक कर सकता है। सेक्शन 78 है सप्लाई ऑफ बैलेट बॉक्सेस। रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्रोवाइड ईच प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद द नंबर ऑफ बैलेट बॉक्सेस एज मे बी नेसेसरी। द कमीशन शैल अप्रूव द मटेरियल एंड डिज़ाइन ऑफ द बैलेट बॉक्सेस। नॉट मोर देन वन बैलेट बॉक्स शैल बी यूज्ड एट अ टाइम। एक वक्त में सिर्फ एक ही बैलेट बॉक्स को यूज़ किया जाएगा। नीचे उसकी दी जा रही है कि जब तक कि वो फील नहीं हो जाता तब तक दूसरा जो है आप बैलेट बॉक्स यूज़ नहीं कर सकते। बिफोर द फिक्स्ड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ इम्पोज हो रही हैं। क्या है, क्लॉज ए है इंश्योर दैट एवरी बैलेट बॉक्स टू बी यूज इज़ एम्प्टी। जो भी बैलेट बॉक्स यूज़ किया जाए वो एम्प्टी होना चाहिए पहले। ठीक है जी।
शो द एम्प्टी बैलेट बॉक्स टू द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड देयर एजेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन शोन टू द एम्प्टी, क्लोज एंड सील, उसको फिर बाद में सील कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, ताकि उसको दोबारा से रीओपन ना किया जा सके। क्लॉज डी है जिसमें कहा जा रहा है प्लेस द बैलेट बॉक्स एज मे बी कन्वेंशनली एसेसिबल, कि किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर उसको ईजीली एसेस किया जा सके। उसके बाद सब सेक्शन 5 है जिसमें कहा जा रहा है इफ़ वन बैलेट बॉक्स इज़ फुल कैन नॉट फर्दर बी यूज फॉर रिसीविंग बैलेट बॉक्स, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल सील दैट बॉक्स इन विद हिज ऑन सील, ठीक है जी। वो अपनी सील के साथ सील कर दे। विद द सील द कैंडिडेट्स अपनी सील उसको लगा दें, पोलिंग एजेंट्स अपनी सील लगा दें उसको। मे विश टू सील इन मैनर एज रिलेड ऑन द, ठीक है जी, उसको उस तरह से सील कर जैसे उस प्रिस्क्राइब मैनर्स में लिखा गया है। इसी तरह से सेक्शन 79 है सप्लाई ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स जो है उसकी क्या सप्लाई है, द कमीशन शेल प्रोवाइड द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच कंस्टिट्यूंसी द कॉपीज ऑफ द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स ऑल द इलेक्टोरल रोल्स विद इन दैट कंस्टिट्यूंसी, ठीक है जी। द रिटर्निंग ऑफिसर शेल प्रोवाइड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ईच पोलिंग स्टेशन with the copies of the final electoral rolls containing the names of the voters entitled to vote that polling station, ठीक है। सब सेक्शन 3 इसमें कहता है वन एप्लीकेशन ऑफ अ कैंडिडेट or his election agent, the district election commissioner or any other authorized person in behalf of the commission shall provide to a candidate and election agent a hard copy, searchable soft copy in universal USB, यानी कि वो जो इलेक्टोरल रोल्स की कॉपीज़ हैं वो हर एजेंट को, हर कैंडिडेट को वो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और उसकी फ़ोटोग्राफ्स देंगे ताकि वो किसी भी वोटर को आसानी से सर्च कर सकें। सेक्शन 80 है सप्लाई ऑफ बैलेट पेपर्स। बैलेट पेपर्स की सप्लाई क्या है, कमीशन प्रोवाइड द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी विद द requisite number of ballot papers as determined under section 71 in a manner prescribed। इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट 81 जो है इसका सेक्शन है सीक्रेट बैलेट के हवाले से क्या है, इलेक्शन अंडर दिस एक्ट शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 93, 94 एंड 103, ठीक है जी। एवरी वोटर शैल कास्ट हिज वोट इंसर्टिंग अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है जी। वो सेक्रेसी में अपना जो है वोट कास्ट करेगा। सब सेक्शन इसकी 2 है जिसमें कहता है प्रेसिडेंट ऑफिसर शैल मेक अरेंजमेंट्स, वो ऐसी अरेंजमेंट्स करेगा कि उसका जो है वोट है वो सेक्रेसी में कास्ट हो, कोई भी शख्स के वोट कास्ट करते हुए ना देख सके। सेक्शन 82 है एडमिशन टू द पोलिंग स्टेशन। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है शैल सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन द कमीशन मेड गिवन बिहाफ रेगुलेट नंबर ऑफ वोट्स टू बी एडमिटेड इन द पोलिंग स्टेशन एट वन टाइम, कि जितने वोटर्स को इजाज़त है एक ही मरतबा अंदर आने की उनको आने दे, बाकी उनको बाहर वेट करने के लिए खड़ा कर दे लाइन में। एनी पर्सन ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, ठीक है जी, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स देयर इलेक्शन एजेंट्स एंड पोलिंग एजेंट्स वो अंदर रह सकते हैं। सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द कमीशन और अदर एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द कमीशन, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी सेक्शन 83 है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है कि जी वो ऑर्डर को मेंटेन करे विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द पोलिंग स्टेशन। क्या करे जी, मे रिमूव और काज टू बी रिमूव एन पर्सन मिस, कोई भी शख्स अंदर अगर कोई मिस बिहेव करता हुआ नजर आता है तो उसको बाहर निकाल दे फ़ौरन से। सब सेक्शन 2 कहता है जी रिमूव अंडर द सब सेक्शन 1 अ पोलिंग स्टेशन शैल नॉट विदाउट द परमिशन और द पोलिंग स्टेशन, कोई भी शख्स अंदर बगैर इजाज़त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के आ नहीं सकता, और अगर किसी को निकाल दें तो उसको इन राइटिंग लिखा जाए। सब सेक्शन 3 है पावर्स अंडर एक्सरसाइज नॉट डिप्राइव वोटर, किसी भी वोटर को आप इस वजह से नहीं रोक सकते कि वो अंदर वोट कास्ट करने ना आए विदाउट एनी रीज़न, ठीक है जी। ऑल ऑफिशियल्स पोस्टेड एट द पोलिंग स्टेशन इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज शैल रेंडर फुलेस्ट कॉपरेशन टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और दूसरे ऑफिशियल्स की फुलेस्ट जो है ना कॉपरेशन होनी चाहिए विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन पोलिंग स्टेशन। सेक्शन 84 है वोटिंग प्रोसीजर के हवाले से, यहाँ क्या कहा जा रहा है वेयर अ वोटर प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एट द पोलिंग स्टेशन टू अ वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल इशू अ बैलेट पेपर टू द वोटर आफ्टर सेटिस्फाइंग हिम अबाउट हिज आइडेंटिटी, अगर उसकी आइडेंटिटी उसको सेटिस्फाई कर दे, उसकी पिक्चर उसकी जो आईडी कार्ड है उसको देखने के बाद नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने उसको प्रोवाइड किया है तो वो उसको वोट कास्ट करने के लिए दे सकता है। सब सेक्शन 2 है उसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स अपनी वेरिफिकेशन प्रूव नहीं कर सकता तो उससे उसी वक्त बैलेट पेपर वापस ले जाए और उसको वोट कास्ट करने ना दिया जाए। और अगर कोई शख्स अपनी आइडेंटिटी जो है कराने में फेल होता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन ले सकता है, इसमें लिखा गया है बिफोर अ बैलेट पेपर इज इशू टू अ वोटर, क्या करना चाहिए, नंबर एंड नेम ऑफ द वोटर्स इंटर्ड इन इलेक्टोरल रोल शैल बी कॉल्ड आउट, एंट्री रिलेटिंग टू द वोटर ऑन इलेक्टोरल रोल शैल बी स्ट्रक ऑफ, ठीक है जी। ही शैल रिक्वायर टू रिसीव द पर्सनल मार्क, ठीक है, उसके फिंगर या उसके थंब पर कोई पर्सनल मार्क लगा दिया जाए जो वोट कास्ट करने आ रहा है। बैलेट पेपर शैल बी स्टैम्प्ड ऑन बैक ऑफ द ऑफिशियल मार्क, ठीक है जी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द काउंटर फाइल ऑफ द बैलेट पेपर,
कोई भी शख्स अगर उसका एक ही बैलेट पेपर में 2 बार नाम आया तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से आगे कहा जा रहा है कि जी बैलेट पेपर शेल नॉट बी इशूड टू अ पर्सन हु, कौन किसको इशू नहीं किया जाएगा, फेल्स टू रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, या अपनी जो है आइडेंटिटी नहीं करा सकता, रिफ्यूज़ टू थम इम्प्रेशन नहीं लगवा रहा, ठीक है जी, उसको भी वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा। कोई शख्स है वो इनकार कर देता है कि जी मैंने पर्सनल मार्क जो है ना वो भी नहीं दिखाना, वो भी आइडेंटिफाइबल नहीं है, इनिडिबल है, इंक है, कोई भी वो जो है ना पर्सनल मार्क नहीं लगवा रहा, तो उसको भी जो है ना आप वोट कास्ट करने नहीं देंगे। इफ अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट क्या करता है, एलिज करता है तो वोटर होम बैलेट पेपर इज अबाउट टू बी इशूड ऑलरेडी, अगर कोई भी शख्स पहले वोट कास्ट कर चुका है, उस पर एलिगेशन लगता है, तो उसको भी वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये नोट भी साथ में लगा हुआ है। क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हमारे इलेक्शन में होती है कि एक शख्स किसी भी डिक्रीज पर्सन की जगह पर अगर वोट कास्ट करने लग जाता है, तो या कोई बूढ़ा होता है, जो बुजुर्ग होता है वो नहीं आ रहा, या कोई भी शख्स जो किसी वजह से वोट कास्ट करने नहीं आया, तो उसकी जगह पर वोट कास्ट करने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसी को काउंटर करने के लिए है। ऑन रिसीविंग बैलेट पेपर टू द वोटर शेल फोर्थ यहाँ पर ये सारी बातें नहीं की जानी, कोई भी शख्स यानी कि अगर उसमें मेल प्रैक्टिस पकड़ी जाती है तो उसको वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, सेक्शन 9 है, सब सेक्शन 9, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स ब्लाइंड है या वो बुजुर्ग है जो वोट कास्ट नहीं कर सकता, तो अपने साथ एक शख्स को ला सकता है जो उसको जो असिस्ट कर सकता है टू कास्ट इज वोट, लेकिन वो उसकी असिस्टेंस पर ही वोट कास्ट करेगा, जो बुजुर्ग या नाबीना शख्स है। ठीक है जी, उसके बाद सेक्शन 85 है, टेंडर्ड बैलेट पेपर। टेंडर्ड बैलेट पेपर क्या है, यहाँ पर ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी अ वोटर अप्लाइज फॉर ए बैलेट पेपर व्हेन अनदर पर्सन हैज़ ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड टू बी दैट वोटर, ठीक है जी, एंड वोटेड अंडर द सेम नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, अगर कोई भी शख्स है उसकी जगह पर कोई पहले शख्स वोट देकर चला गया है, लेकिन एक शख्स दोबारा से आता है, वो कहता है कि जी मैं तो वोट कास्ट किया ही नहीं है, मैं तो ओरिजिनल पर्सन हूँ, तो वहाँ पर टेंडर्ड बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। टेंडर्ड बैलेट पेपर कैसे जारी किया जाएगा, वो चैप्टर 10 में जो है ना पर्सन नीचे लिखा भी जा रहा है कि चैप्टर 10 में पनिशेबल है, उस शख्स के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी जो पहले वोट कास्ट करके जा चुका है, और स्टैंडर्ड बैलेट की प्रॉपर इंक्वायरी होनी है, देन डिसाइड होना है कि कौन सा वोट सही है और कौन सा गलत है, लेकिन जो शख्स गलत होगा उसके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसको सज़ा दी जाएगी। हमारे पास सेक्शन 86 है, चैलेंज ऑफ वोट्स के अ पर्सन एट एन टाइम अप्लाइज द बैलेट पेपर पर्पज ऑफ वोटिंग कैंडिडेट और पोलिंग एजेंट्स, क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं कि जी ये शख्स तो अपना वोट पहले कास्ट करके जा चुका है, या इसने वोट कास्ट नहीं किया, या कोई भी यानी कि उसमें वो पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मेल प्रैक्टिस पकड़ते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उस वोट को अंडर सेक्शन 86। इसी तरह से सेक्शन 87 है, स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स के हवाले से, अ वोटर हु हैज़ इन एडवर्टली सो स्पॉइल्ड हिज बैलेट पेपर दैट इट कैन नॉट बी यूज एज अ वैलिड बैलेट पेपर। ठीक है जी, क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल कैंसिल द बैलेट पेपर रिटर्न टू हिम अंडर सबसेक्शन 1, मेक अ नोटिस ऑफ दैट इफेक्ट, काउंटर फॉइल अंडर हिज ऑन सिग्नेचर। ठीक है जी, स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स में डाल देगा उसको। उसके बाद क्या है जी, 88 सेक्शन है इसमें क्या है, स्टॉपिंग ऑफ पोल, कि आप पोलिंग पोल्स को कौन कौन सी वजह से स्टॉप कर सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जी, उसमें अथॉरिटी है, वो क्यों कर सकता है। यहाँ पर क्लॉज ए में बताया जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन पर किसी भी इंटरप्ट ऑब्स्ट्रक्ट रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट एन टाइम रिज्यूम ड्यूरिंग द पोलिंग हॉर्स फिक्स अंडर सेक्शन 70। ठीक है जी, उसका सेक्शन क्लॉज बी है जिसमें कहा जा रहा है बैलेट बॉक्स यूज एट द पोलिंग स्टेशन इज़ अनलॉफुली टेकन, कोई भी शख्स है जो आकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कस्टडी से बैलेट पेपर को उठा लेता है, तो उस बेस पर भी जो वोटिंग का जो काम है वो रोका जा सकता है। पोल हैज़ बिन स्टॉप्ड अंडर सेक्शन 10, रिटर्निंग ऑफिसर इमीडिएटली रिपोर्ट सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसी वो सर्कमस्टांसेस देखता है जो कि अच्छा जी, इसी तरह से वही बता रहे हैं कि क्लॉज 3 में कमीशन शेल फ्रेश पोल अंडर सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, क्या कौन सा क्या होगा इसमें, क्या इट शैल बी नोटिफाइड द ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड डे फॉर अ फ्रेश पोल फिक्स एट द पोलिंग स्टेशन ड्यूरिंग विच अ फ्रेश पोल shall be taken. Returning officer shall give public notice on the day a fresh poll taken at section 3 at the polling station. Voters entitled to vote polling station shall be allowed to vote not to cost or at the previous poll stop. ठीक है जी, उसके बाद कहा जा रहा है कि जी सेक्शन 89 है इसमें, वोटिंग आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल। ठीक है जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शेल नॉट इशू एनी बैलेट पेपर और परमिट एनी पर्सन टू वोट आफ्टर फिक्स्ड हॉर्स, लेकिन वो उन शख्स को जो है ना सिर्फ वोट कास्ट करने देगा जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे, पोलिंग स्टेशन की प्रीमिसेस के अंदर होंगे। सेक्शन 90 है, प्रोसीडिंग्स एट द क्लोज ऑफ पोल, presiding officer shall count the votes immediately after the close of the poll in presence of such contesting candidates, election agents, polling agents and authorized persons। ठीक है जी,
वो उनकी अब्सेंस में सॉरी उनकी प्रेजेंस में काम करेगा। और यहाँ पर सब सेक्शन 2 में ये कहा जा रहा है कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट सिलेक्शन एजेंट्स और जो है साथ में कोई भी ऑब्जर्वर्स होंगे उनको भी वहाँ पर वो उनकी मौजूदगी में वो करेगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 है प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल नॉट अलाउ एनी पर्सन टू प्रेजेंट एट द काउंट। कौन हो सकते हैं जो है प्रेजिडेंट ऑफिसर शेल ओपन द यूज बैलेट बॉक्सेस और बैलेट बॉक्सेस एंड काउंट द इंटायर लॉट ऑफ बैलेट पेपर्स टेकन आउट देयर फ्रॉम। ठीक है जी। यहाँ पर है जी ओपन पैकेज बेयरिंग लेबल्स टेंडर बैलेट्स एंड चैलेंज्ड बैलेट पेपर्स काउंट देम, उनको अलग अलग काउंट किया जाएगा। Counting such manners may be prescribed in the vote cast in favor of each contesting candidate, excluding from the count of spoiled ballot papers and ballot papers which bears। ठीक है जी। No official mark and signature of the presiding officer, any writing or any mark other than the official mark, the signature and the presiding officer prescribed mark which a piece of paper। ठीक है जी। वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर होगा और उसकी कोई अहमियत नहीं होगी जो कि प्रेसिडेंट ऑफिसर या ऑफिशियल के मार्क के बगैर होगा। नो प्रेस्क्राइब मार्क टू इंडिकेट इन कंटेस्टिंग कैंडिडेट और होम द वोट हैज़ बीन कास्टेड। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास सब सेक्शन 5 है जिसमें क्या कहते हैं अ बैलेट पेपर शैल बी डीम टू हैव बीन मार्क्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है जी। क्लियरली विद इन द स्पेस कंटेस्टिंग द नेम ऑफ द सिंबल्स दैट कैंडिडेट वेयर द प्रिस्क्राइब मार्क इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू स्पेसेस। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है सब सेक्शन 6 है प्रेसिडेंट ऑफिसर में काउंट रिकाउंट द वोट्स इफ़ ही कंसीडर इट इज़ नेसेसरी। ठीक है। वो रिकाउंट भी कर सकता है अगर वो नेसेसरी समझता है। सब सेक्शन 7 है इसमें कहा जा रहा है कि जी द बैलेट कॉस्ट इन फेवर ऑफ द ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट शैल पुट इन सेपरेट पैकेट्स। और जो कैंसल्ड होंगे और जो स्पॉइल्ड पेपर्स बैलेट पेपर्स होंगे उनको अलग से रखा जाएगा, अलग से पॉकेट्स में रखा जाएगा। ठीक है जी। सेक्शन सब सेक्शन 9 है द पैकेट्स मेंशन सब सेक्शन 7 एंड 8 शैल बी पुट इन अ प्रिंसिपल पैकेट विच शैल बी स्केल्ड सील्ड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ठीक है जी। यहाँ पर ये सारा कहा जा रहा है कि जी हर तरह के जो बैलेट पेपर्स होंगे जो इशू जो कि हर कैंडिडेट के अलग अलग पैकेट में, फिर उसके बाद जो है जो टेंडर बैलेट्स होंगे, चैलेंज बैलेट पेपर्स होंगे, स्पॉइल बैलेट पेपर्स होंगे, उन सबको एक अलग अलग पैकेट में रखा जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ जो है सेक्शन सब सेक्शन की 15 आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल सील इन सेपरेट पैकेट्स द अनइशूड बैलेट पेपर्स, द टेंडर बैलेट पेपर्स, द टेंडर वोट लीड्स, द चैलेंज बैलेट पेपर्स हेल्ड टू बी वैलिड एंड काउंटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। द चैलेंज बैलेट पेपर कंसीडर डाउटफुल एंड एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। द चैलेंज वोट्स लीस्ट स्पॉइल पेपर्स, ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं कि अलग अलग रखनी है। तो जो मार्क कॉपीज़ हैं वो इलेक्टोरल्स की काउंटर फाइल्स हैं यूज टू बैलेट पेपर्स हैं वो सब कुछ यानी कि उन्हें वापस मेंटेन करके देना है उनको। इसी तरह से हमारे पास सेक्शन आ जाता है 91 जिसमें कहा जा रहा है स्टेटमेंट अबाउट द टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर्स। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है टर्न आउट जो है वो वुमेंस का 10% से कम ना हो। सब सेक्शन 2 में क्या कहा जा रहा है जी ऑफिसर शैल सेंड जेंडर डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट वहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन किया जाए कि जी कितनी फीमेल्स ने और कितने मेल्स ने जो है यहाँ पर वोट कास्ट किया है। सब सेक्शन 3 है प्रेसिडेंट ऑफिसर शैल एट एनी स्टेज ऑफ द पोलिंग ड्यूरिंग द polling prepare and send a special report or returning officer to that commission if he has a reason to believe that women voters have been restrained from exercising their right to vote and based on an express or implied by the agreement। ठीक है जी। और वहाँ पर वो वोटिंग का अमल सारा कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे। सेक्शन 92 है जिसमें क्या जाता है अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट्स। प्रोविजनल रिजल्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिसर के रेजोल्यूटरी पावर है कि वो वहाँ पर जो है प्रोविजनली जो है अपने रिजल्ट्स को अनाउंस कर दे पोलिंग एजेंट्स के साथ और उनकी जो कॉपीज़ है अपनी इस नोटिस की वो फिक्स कर दे किसी पब्लिक प्लेस पर। सेक्शन 93 है पोस्टल बैलेट की कि वो प्रेजेंटिंग फॉलोइंग पर्सन में कास्ट देयर वोट्स बाय द पोस्टल। कौन कर सकते हैं जी वो पर्सन रेफर्ड किए सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ सब सेक्शन 27 कौन होंगे जी वो पर्सन अपॉइंटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल्स होंगे और गवर्नमेंट में जॉब्स करने वाले होंगे और फिजिकली डिसेबल्स पर्सन होंगे। ठीक है जी। और कौन होंगे पर्सन डिटेन इन अ प्रिजन और होल्ड इन कस्टडी। ठीक है जी। अ वोट हु बीइंग इंटाइटल्ड टू डू सो इंटेंडेड टू कास्ट हिज वोट बाय द पोस्टल बैलेट। ठीक है जी। ये यहाँ पर पोस्टल बैलेट का सारा तरीकाकार है कि कौन कौन कास्ट कर सकते हैं कैसे कास्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जानिब जो कि सेक्शन 94 है वोटिंग बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स और वोटिंग ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन बाई इलेक्शंस।
94 है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बाई इलेक्शंस में वोट कास्ट कर सकते हैं, और पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत, क्योंकि अभी तक ये इतना ज़्यादा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं आया, लेकिन ये क्या है जी कि इसको एक समझ लें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप लेकर चल सकते हैं। विच शेल विद 15 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है जी, ओवरसीज पाकिस्तानी मीन सिटीजन और पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान का सिटीजनशिप एक्ट होगा, और सॉरी सिटीजनशिप कार्ड होगा या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा, जो कि सिटीजन पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अंडर आते हैं। उसके बाद है जी कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स। कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट्स, रिटर्निंग ऑफिसर शैल गिव द कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स and their election agents are notice in writing of the day time and place affix of the notice, ठीक है जी, किसी भी जगह पर वो इसका नोटिस लगाएगा। बिफोर कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द काउंट, रिटर्निंग ऑफिसर शेल एग्जामाइन द बैलेट पेपर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट इंक्लूडेड फ्रॉम द काउंट, ठीक है जी। उन सबको एग्जामाइन करेगा, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा। जब उनको डिसीजन आ जाएगा उनको भी इंक्लूड करेगा, फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा। द बैलेट पेपर रिजेक्टेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 3 मैंशन सेपरेटली, वो मैंशन करेगा। जिनको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको भी अलग से मेंशन करेगा। और फिर क्या है जी, यहाँ पर मेन चीज़ बता रहे, मार्जिन ऑफ victory is less than 5% of the total votes polled in the constituency of 10,000 votes, who which is less, or returning officer consider the request as unsoundable, ठीक है जी। उसके बाद provided that recount shall be made by the returning officer only once, वो एक मरतबा जो है रिकाउंट कर सकता है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट वो पब्लिश कर दे। If there is a difference between the results of the count received from the presiding officer and the results of recount of the presiding officer shall be record the difference in detail, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है जी, रिटर्निंग ऑफिसर शेल विद इन 24 आवर्स आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, क्या करेगा जी, वो कमीशन को साइन कॉपीज़ भेजेगा, बैलेट बॉक्सेस की काउंट द बैलेट पेपर्स की कॉपीज़ भेजेगा। आफ्टर कंसोलिडेशन रिजल्ट्स ऑफ द ऑफिसर, वो जो है ना अपना फाइनल डिसीजन दे देगा अपने कमीशन को। उसके बाद सब सेक्शन 10 है, जिसमें कहा जा रहा है रिसेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सब सेक्शन कमीशन शेल विद इन 14 डेज फ्रॉम द डे ऑफ पोल पब्लिश द डॉक्यूमेंट्स ऑन इट्स वेबसाइट। हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है 96 है, रीसीलिंग ऑफ पैकेट्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज। रिटर्निंग ऑफिसर शैल इमीडिएटली आफ्टर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेट statements of the results of the count and final consolidation results, reseal in prescribed manner packets statements opened by him purpose of consolidation permitting such candidates, लेकिन वो रीसील के लिए कमीशन से जो है ना परमिशन ज़रूर लेगा, अदरवाइज वो रीसील नहीं कर सकता। इक्वलिटी ऑफ वोट्स आफ्टर कंसोलिडेशन रिजल्ट्स of the count, there is equality of votes between two contesting candidates, अगर equality आ गई है तो रिटर्निंग ऑफिसर shall declare both candidates returned candidates for the first one। देखेंगे अगर कोई शख्स बराबर वोट ले लेता है तो वहाँ पर एक वो लाइन ड्रॉ करेगा, और वहाँ पर ऑफर करेगा एक शख्स को फर्स्ट हाफ के लिए, एक शख्स को सेकंड हाफ के लिए, यानी कि उनका टेन्योर डिवाइड कर दिया जाएगा दो लोगों में। इसी तरह से यहाँ बता रहा जी, इफ़ इन केस डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन cause the return candidate fails to assume his office as a member of his seat, जो सेकंड कैंडिडेट होगा, सर्वाइवल कैंडिडेट होगा, उसको जो है वो वहाँ पर कैंडिडेट जारी कर दें कैंडिडेटशिप, ठीक है जी। सेक्शन 98 है, declaration of results on receipt of the final consolidated results from the returning officer commission shall within 14 days from the date of the poll publish in the official gazette the name of the contesting candidate who has received the highest number of the votes stand elected, ठीक है जी। सब सेक्शन इसकी 2 है, जिसमें कह रहे हैं कमीशन शैल आल्सो पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट द नेम ऑफ ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय हिम एज ए फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सब सेक्शन 3 है, एवरी रिटर्न कैंडिडेट शैल विद इन 10 days फ्रॉम द पोल of an election submit a return of election expenses under section 134, and the commission shall not notify the official gazette the result of the return candidate who fails to submit his return of election expenses. So commission shall place the documents mentioned in subsection 1 and 2 on its website within 2 days from the date of the publication of the name of the return candidate on the official gazette. Section 99 है, जिसमें कहा जा रहा है documents to be retained by the commission, the returning officer shall seal the tempered evident bags provide to him for the purpose of return candidate, ठीक है, जिसके पैकेट्स contain the ballot papers of each of which shall be sealed with the seal of the presiding officer if opened by the returning officer with the seal of the returning officer. The packets containing the counterfoils issued by the ballot paper, the packets containing the marked copies of electoral rolls
The packets containing the ballot papers of the count. The packets containing the tender ballot papers include in the count. Tender ballot paper exclude from the count. The tender votes list and challenge board ballot papers include in the count. Challenge ballot papers exclude from the count. Challenged vote list and spoiled ballot papers. ठीक है जी. Such papers as commission may be direct. Explanation है. Tendered evident bags means a specially designed bag approved by the commission having one or more indicators which, if breached, can reasonably be expressed to provide visible evidence that tampering has been occurred. ठीक है जी. इसमें वो बेल पेपर्स रखे जाएंगे, बेल पेपर्स जो कि टेम्पर किए गए हैं और उनकी टेम्परिंग की उसमें जो है कंडीशंस भी दर्ज होंगी. ठीक है. सब सेक्शन 2 है इसमें क्या इंडोर्स इन ईच पैकेट डिस्क्रिप्शन, उसमें हर पैकेट की डिस्क्रिप्शन होगी कि जिसमें कैसे कैसे टेम्परिंग की गई है. सब सेक्शन 3 है कमीशन शैल अरेंज स्टोरेज स्पेस अंडर इट्स कंट्रोल एट द एप्रोप्रिएट प्लेसेस फॉर सेफ कस्टडी of temper evident sealed bags containing the documents specified in subsection 1. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पर सबसेक्शन 3-4 आ रही है अरेंजमेंट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस मेड के बैलेट पेपर्स को अरेंज करने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो स्पेस अरेंज कराएंगे बाय द ट्रेजरी ऑफिस और ट्रेजरी ऑफिस के ऑफिसर्स के तहत, और वो उन बैग्स को विदाउट द परमिशन परमिशन नहीं खोल सकते. If a result of inquiry has been under treasury officer is found guilty if negligence. यहाँ पर ये बात की जा रही है अगर ट्रेजरी ऑफिस में कोई नेग्लिजेंस होती है बैग्स की सेक्रेटरी के हवाले से तो उनको पेनल्टी भी चार्ज होगी उनके ऊपर. सब सेक्शन 6 है जिसमें कहा जाए अपॉन ओपनिंग टेम्परिंग एविडेंट बैलेट बैग सील्ड बैग्स और कमीशन में केस. ठीक है जिन पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में केस होगा और प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी. कमीशन शैल रिटेन द डॉक्यूमेंट्स कंटेन्ड इन पैकेट डिपॉजिट अंडर सब सेक्शन 4. सब हमारा सेक्शन 100 है पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रिटेन बाय द कमीशन अंडर सेक्शन 99 एक्सेप्ट द बैलेट पेपर्स शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. ठीक है जी. और उसकी फ़ीस होगी प्रॉपर. उसके बाद जो है उनकी कॉपीज़ जो हैं पब्लिक के लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी. सेक्शन 101 है ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं. इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ऑर्डर ओपनिंग ऑफ पैकेट्स काउंटरफाइल एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एनी काउंटेड बैलेट पेपर. ठीक है जी. सब सेक्शन 2 है जिसमें क्या कहा जाए इट इज़ नॉट लाइकली टू हैव इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स कि ये रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट ना करे. उसके बाद है जी सब सेक्शन 3 है टू पर्सन टाइम प्लेस एंड इंस्पेक्शन मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ओपनिंग पैकेट्स एज अ ट्राइब्यूनल मेकिंग ऑर्डर मे थिंक एक्सपीडियंट. ठीक है जी. यहाँ पर सारी बातें की जा रही हैं इसके हवाले से कि जी उनको किस तरह से खोलना है किस तरह से नहीं खोलना है बैलेट पेपर्स को. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन 102 बाई इलेक्शंस. बाई इलेक्शंस में क्या होगा जी व्हेन अ सीट ऑफ अ मेंबर वीकेंट commission shall notify in official gazette upon call of the constituency concerned elect persons to fill the constituency on such date may specified by the commission. ठीक है जी. notwithstanding anything contained section 57 the days for the several stages for a election. ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास सेक्शन 103 आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. क्या है जी कमीशन शैल कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स बाई इलेक्शंस के दौरान जो है 103 इसका सेक्शन है. इसके तरीके कहा जा रहा है कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स को आजमाएं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को आजमाएं और देखेंगे जी कैसे जो है हम इसके तहत मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं फॉर कमिंग इलेक्शंस. और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जी ये अगर मजलिस शूरा के इलेक्शंस होंगे बाई इलेक्शंस तो उनके दौरान भी ये जो है टेक्निक्स को आजमा सकते हैं. हमारे साथ जुड़े रहें. हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 6 होगा. मैं इस पर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाकर देने लगा हूँ. लेक्चर पूरा मैं प्रिपेयर करने लगा हूँ. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल सके. ओके जी. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.